श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में अंधेपन के शिकार बहुत सारे लोग हैं जिनको कई बार सही देखरेख या उचित सलाह या उचित इलाज के अभाव में कई बार अनजाने में उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इन आंखों से दुनिया की खूबसूरत नजारों को देखने के लिए जरूरी है कि आंखों में पर्याप्त रोशनी हो और कोई समस्या ना हो। तभी हम इस दुनिया के बेहतरीन नजारों का लुत्फ अपनी इन आंखों से उठा सकते हैं। आंखों की रोशनी जाने के कई सारे कारण हो सकते हैं। क्या कारण है, कैसे ये रोशनी जाती है, इससे बचाव के क्या उपाय हैं और क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया उपलब्ध है कि यदि हमारी आंखों की रोशनी चली गई है तो चिकित्सकीय सलाह से या ऑपरेशन के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से पुनः हम उस रोशनी को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य जी। आप क्षेत्रीय नेत्र संस्थान IMS BHU के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक भाई और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा करेंगे अंधता निवारण सप्ताह पर। जी, तो अंधता निवारण से पहले हम उसके कारणों की चर्चा करना चाहेंगे। अवश्य। तो आज सबसे पहला सवाल आपसे यही है जी कि हमारे देश में या दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति के अंधेपन का कारण मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए अशोक जी, आंखें प्रकृति द्वारा मनुष्य को दी गई एक अमूल्य धरोहर है। आंखों को सहेज कर रखना हम सभी का कर्तव्य है और आज के भाग दौड़ के जीवन में एक स्पर्धा जैसी चीजें हैं। लोगों में आपसी तनाव, मारपीट जैसी बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसमें कि आंखों में चोट लगने की संभावना होती है। तो एक तो आंखों में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है आंखों का चोट। दूसरा है मोतियाबिंद और ग्लाकोमा, जिसे हम कहते हैं काला मोतिया या समल भाई। और आंखों में अगर मधुमेह जनित नेत्र विकार यानी दृष्टिपटल विकृति हो जाए तो भी व्यक्ति दृष्टिहीन हो सकता है। मैं एक एक चीजों पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि आंखों में चोट लगने की संभावना हर परिस्थिति में होती है। चाहे हम घरेलू कार्य कर रहे हों, किचन में खाना बना रहे हों महिलाएं, या खेत में काम कर रहे हों, या यातायात के समय सड़क दुर्घटना हो सकती है, फैक्ट्री में काम कर रहे हों, या बच्चे अक्सर खेल कूद संबंधी चोट से ग्रसित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि विशेष त्योहार पर, जैसे होली है, दीपावली है, रंग का त्योहार होता है, उसी तरीके से दीपावली के समय आतिशबाजी का त्योहार होता है। तो बच्चे जो है बिना बड़ों के देखरेख में जब पटाखे आतिशबाजी का प्रयोग करते हैं तो उनके आंखों को चोटिल होने की संभावना रहती है। उसी तरीके से क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, गांव में गुल्ली डंडा है, ये भी आंख में चोट का प्रमुख कारण है। दूसरा, चोट कल कारखाने फैक्ट्री में काम करते समय भी आंखों में लग सकती है। जो है ये आंखों में चोट जो है भौतिक बस से हो सकता है, जिसे हम मैकेनिकल ट्रोमा कहते हैं। किसी नुकीली बस से या भौथर चीज से चोट लग सकती है। आंख के गोले में रक्तस्राव हो सकता है, आंखें फट सकती हैं या आंख का पर्दा अपनी जगह से घिसक सकता है। इसी तरीके से रासायनिक पदार्थों से भी आंखों में चोट हो सकता है। जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि गांव में सुरती और तंबाकू खाते हैं बुजुर्ग लोग, लेकिन वो चूने की डिबिया जो प्लास्टिक की होती है ऐसे रख देते हैं। छोटे बच्चे कौतूहल बस उसको जब खोलते हैं तो चूना आंख में चला जाता है और चूना आंख में जाने पर तेजाब से भी ज्यादा नुकसानदेह करता है और अस्थायी रूप से व्यक्ति दृष्टिहीन हो जाता है। इसी तरीके से चोट के अन्य कारण हैं, जैसे कि तेज सूर्य के प्रकाश की एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है, या हम लैब में काम कर रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट किरणें आंख में निकलती हैं। वेल्डिंग करते समय भी पराबैंगनी इंफ्रारेड किरणें आंख को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इससे आंख की दृष्टिपटल को भी क्षति पहुंचती है। आंख में चोट जनित मोतियाबिंद भी हो सकता है और कभी कभी तो आंख की पुतली में घाव हो जाता है। जैसे कि अभी होली का त्योहार बीता है, आपने देखा होगा कि लोग जो है रासायनिक मिलावट वाले अबीर गुलाल का प्रयोग करते हैं और अनजाने में हुड़दंग में जब इस तरह से प्रयोग करते हैं तो आंख की काली पुतली छिल जाती है। कभी कभी उस पे जो है कार्नियल अल्सर बन जाता है और कार्नियल अल्सर का हम इलाज करते हैं तो उसके बाद उसमें सफेदी या फूली पड़ जाती है, जिसे हम कार्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। कार्नियल ब्लाइंडनेस के और भी कारण हैं, जैसे कि विटामिन ए की कमी
जिसे हम रतौंधी कहते हैं, तो उसमें कार्निया हमारी मेल्ट हो जाती है। या कुछ लोग जो है घरेलू दवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नीम की पत्ती, गाय का दूध, घी गर्म करके डाल देना, और कभी कभी तो स्टेरॉयड जैसी दवाएं लंबे समय तक प्रयोग करने से भी आंख में कार्नियल अल्सर हो जाता है। तो इस तरह से आंखों में जो चोट होता है वो एक प्रमुख कारण है। चोट एक प्रमुख कारणों में से एक है। जो 3 कारण आपने गिनाए शुरुआत में कि चोट लगना अमूमन नेत्रहीन करने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है अगर हमने लापरवाही बरती उस मामले में। तो डॉक्टर साहब, अंधता क्या वाकई में दुनिया में इतनी बड़ी समस्या है कि उस पर एक सप्ताह घोषित करना पड़ता है? उसकी जागरूकता के लिए दुनिया भर में इतने सारे कार्यक्रम चलाने पड़ते हैं? क्या आंकड़े क्या कहते हैं इस मामले में? आंकड़े देखिए, हमारे पूरे विश्व को अगर देखा जाए तो उसमें करीब 1,60,00,000 लोग दृष्टिहीन हैं। और आपको स्थिति में बताऊं कि हमारे भारतवर्ष में 1/3 लोग भारतवर्ष से हैं। तो अगर चोट के मामले में देखा जाए तो करीब करीब 19 लाख लोग दृष्टिहीन हैं और करीब 23 लाख लोग दृष्टि बाधित हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और 10 से 15% तो दोनों आंखों से दृष्टिहीन होते हैं। अच्छा, आपने दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित 2 शब्दों का प्रयोग किया है, तो हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित में अंतर किस तरह का है? देखिए, दृष्टिहीन व्यक्ति पूरी तरह से देख नहीं पाता है। जो हम उसकी विजुअल एक्यूटी, दृष्टि तीक्ष्णता की जांच करते हैं तो वो केवल अंगुली गिन सकता है, या बहुत पास से किसी चीज को आभास कर सकता है, या केवल प्रकाश का आभास हो सकता है, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, और साथ साथ देखने का दायरा संकुचित हो जाता है। जबकि दृष्टि बाधित व्यक्ति जो है ऊपर से, जैसे स्नेलेंस चार्ट बोलते हैं हम, तो उसमें करीब 6/18 मतलब ऊपर से 3 लाइन के बाद की लाइन जो है पढ़ पाता है, लेकिन शुरू के 2-3 लाइन तक नहीं पढ़ पाता। तो वो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो अपना सभी काम अच्छे से नहीं कर सकता है। देखने का दायरा संकुचित हो जाता है, उसकी दृष्टि तीक्ष्णता कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, चोट की हमने बात की, एक प्रमुख कारक है दृष्टिहीनता का। जी। इसके अलावा जो कारक आपने बताए हैं, थोड़ी सी चर्चा हम उन पर भी करना चाहेंगे। तो जो दूसरे प्रमुख कारण हैं, एक आपने जैसे काला मोतिया, संबलबाई या ग्लूकोमा की बात जी, उस पे हम चर्चा करते हैं। ग्लूकोमा एक प्रमुख कारक है, तो इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। देखिए, ग्लूकोमा यानी समलबाई, उसी को हम काला मोतिया भी कहते हैं, ये दुनिया भर में अस्थायी दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है। मोतियाबिंद के बाद दूसरा दृष्टिहीनता का कारण समलबाई होता है। इसमें होता क्या है कि हमारे आंख के जो नेत्र गोलक होता है उसका आंतरिक दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्य आंखों का प्रेशर जो है दबाव 12 से 20 मिलीमीटर मरकरी होता है, लेकिन जब आंख के अंदर का प्रेशर बढ़ता है तो दृष्टि तंत्रिका तंत्र, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो हमारी आंखों को हमारे दिमाग से जोड़ता है, वो क्षतिग्रस्त होने लगता है। और आज करीब करीब जो है 1.25 करोड़ लोग जो है ग्लाकोमा से प्रभावित हैं। इसमें देखा जाए तो करीब 12% ग्लाकोमा के व्यक्ति पूरी तरह से दृष्टिहीन हैं, और हर 7वां व्यक्ति एक आंख की रोशनी जब समाप्त हो जाती है तब इलाज हेतु पहुंच पाता है। यानी कि लोगों में ग्लाकोमा के बारे में जानकारी नहीं है, उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनका समय से पहचान नहीं हो पाता है, इसलिए जो है वो ब्लाइंड होने लगते हैं, दृष्टिहीन होने लगते हैं। अच्छा, चोट की चर्चा हमने शुरू में की, तो चोट लगना बड़ा स्वाभाविक है, कभी भी किसी को भी लग सकती है। और चोट लगती है तो व्यक्ति को एहसास होता है कि आंख में कहीं चोट लगी है और इसका इलाज कराना है। लेकिन ग्लूकोमा जैसी समस्या की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका एहसास बड़े समय के बाद हो पाता है व्यक्ति को। ओवर द टाइम ये समस्या बढ़ती रहती है और जब एक व्यक्ति जो है उसको धुंधला दिखता है या न दिखने जैसी स्थिति आ जाती है, तब वो चिकित्सक के पास आता है। तो ग्लूकोमा की पहचान करने का क्या तरीका है? देखिए, ऐसा है कि ग्लूकोमा की जो पहचान है वो शुरुआत में तो बहुत से ग्लूकोमा के मरीजों में कोई लक्षण ही नहीं होता है। यदि आंख के सामने इंद्रधनुष जैसे रंगीन धब्बे दिखाई दें, या रोशनी बल्ब या चंद्रमा के चारों तरफ एक इंद्रधनुष जैसा रंगीन चक्र दिखता है, तो एक लक्षण वो हो सकता है। दूसरा, जिन व्यक्तियों में लगातार बहुत जल्दी उनके चश्मे का पावर में बदलाव आ रहा हो, परिवर्तन हो, तो एक लक्षण वो भी हो सकता है। दूसरा, अंधेरे कमरे में देख पाना अगर मुश्किल है, या व्यक्ति को
कंजस्टिव ग्लाकोमा है तो चक्कर भी आ सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है, और देखने की जो परिधि होती है, पेरिफेरल विजुअल फील्ड, देखने का दायरा संकुचित हो जाता है। उसको लगता है जैसे मैं किसी ट्यूब में देख रहा हूं, ट्यूबुलर विजन बोलते हैं। ये एडवांस स्टेज में मिलता है, लेकिन अधिकांश मामले जो है उसमें पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए रोगी जो है देर से चिकित्सक के पास जाता है, या किसी अन्य कारण से आंखों की जांच की गई तो हम लोगों को पता चलता है कि ये तो ग्लाकोमा की वजह से आंख की नसें सूख चुकी हैं। तो एक प्रमुख कारक जो अंधता का है वो बड़े कारणों में से एक ग्लाकोमा है। अच्छा, तीसरी बात जो आपने की थी शुरू में कि दृष्टिपटल, जो हमारा दृष्टिपटल है उसमें जब विकृति आ जाती है तो भी व्यक्ति अंधता का शिकार हो सकता है। बिल्कुल। ये विकृति कैसे आती है और ये जो प्रक्रिया है अंधता की, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, ऐसा है कि दृष्टिपटल विकृति कई तरह का होता है। एक तो जन्मजात होता है और दूसरा एक्वायर्ड, मतलब जन्म के उपरांत। जो जन्मजात दृष्टिपटल विकृति होती है वो जेनेटिक होती है। माँ बाप के गुणसूत्र में कोई म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसा आप नाम सुने होंगे कि जन्मजात रतौंधी होना, इसको हम बोलते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आज तक इसका कोई सफल इलाज नहीं विकसित हो पाया है। तो इसमें माँ बाप के गुणसूत्र में कमी की वजह से रेटिना के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे संवेदी कोशिकाएं हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। दूसरा, जो जन्म के उपरांत अधिकांश मामलों में हम देखते हैं दृष्टिपटल यानी रेटिना की जो विकृति है वो या तो डायबिटीज की वजह से या उच्च रक्तचाप की वजह से होता है। अगर मधुमेह, ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं है या अनकंट्रोल लंबे समय से है तो हमारे पर्दे के अंदर कुछ खून की नई वेसल्स बनती हैं, उसको बोलते हैं नियोवेस्कुलराइजेशन। तो वो खून की नसें जो है कमजोर होती हैं और बड़े आराम से कभी भी हल्का सा भी झटका लग जाए तो वो फट जाती हैं और अचानक आंख के अंदर ब्लड आ जाता है, जिससे कि व्यक्ति को एकदम दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर इलाज के उपरांत ये आंख के अंदर विट्रियस हैमरेज जिसे हम कहते हैं, अगर ये ठीक भी हो जाए तो ऑर्गेनाइज ब्लड जो होता है वो पर्दे को खींचने लगता है और मधुमेह जनित दृष्टिपटल विच्छेद हो जाता है, यानी रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है। यही कामोवेश प्रक्रिया जो है उच्च रक्तचाप के मरीज में भी होता है। अगर लंबे समय से ब्लड प्रेशर है और उसका इलाज नहीं किया जाता तो पर्दे की खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं, कहीं कहीं दब जाती हैं, ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो अगर दृष्टिपटल यानी पर्दे की ब्लड सप्लाई अगर रुक जाए तो उसमें कुछ वैसोजेनिक फैक्टर होते हैं, वो केमिकल बनने लगते हैं और उससे फिर नई खून की रक्तवाहिनियां बनती हैं जो हमेशा कमजोर होती हैं। तो दृष्टिपटल विकृति के प्रमुख कारण में तो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर यही है। डॉक्टर साहब, हमने 3 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर ली जो अंधता के सबसे बड़े कारक हैं। कारकों की चर्चा कर ली, हमने लक्षणों की भी चर्चा कर ली कि ये समस्याएं किस तरह से आगे बढ़ती हैं और कैसे हम इनको आसानी से पकड़ सकते हैं। अब हम चर्चा करना चाहेंगे इससे बचाव के क्या उपाय हैं। देखिए, जहां तक कि हमने पहला कारण बताया था, वैसे तो सबसे प्रमुख कारण है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद इस समय सबसे प्रथम स्थान पर है दृष्टिहीनता का। लेकिन अच्छी बात है कि ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, यानी कि हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दें और लेंस प्रत्यारोपण कर दें तो पूरी तरह से व्यक्ति जो है दृष्टिहीनता से ठीक हो जाता है। मोतियाबिंद से भी बचाव के कुछ ध्यान रखने की जरूरतें हैं। अगर हम सूर्य के प्रकाश में खेत में बाहर निकलते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के अल्ट्रावायलेट निरोधी चश्मे का प्रयोग करें, क्योंकि देखा गया है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से हमारे आंख के लेंस में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे लेंस के घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील बना देते हैं। तो अघुलनशील प्रोटीन के कारण हमारा जो लेंस होता है, प्राकृतिक लेंस, ऊपर वाले का बनाया हुआ लेंस, वो सफेद हो जाता है। तो एक तो प्रमुख कारण ये है जिसको हम बचा सकते हैं। और अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लें। एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन ए, बी, सी, विटामिन ई, इन सब चीजों का ज्यादा सेवन करें। ये हमारे श्रोताओं को उन भोज्य पदार्थों का भी नाम बताइए, क्योंकि बहुत सारे श्रोता जो है ना वो विटामिन के नाम से नहीं समझ पाते। जी। तो देखिए, जो एंटीऑक्सीडेंट है ये हमारी हरे पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, चौराई, बथुआ, इन सब में पाया जाता है, पत्ता गोभी में, और पीले फल जैसे कि संतरा, पपीता, मौसम्बी, इसमें मिलता है, और सफेद यानी कि अंडा, दूध, इनमें। या यूं कहें कि हमारा जो भारत देश का झंडा है
ये हम अगर अपने भोजन में, अपनी थाली में उपयोग करें तो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में मिलेगा। रंग है हमारे तिरंगे में जी, इन रंगों से युक्त हमारी थाली हो, ऐसे भोज्य पदार्थ हो जो ये 3 रंगों की तरह हो। बिल्कुल, ये हमारे दृष्टि पटल को भी स्वस्थ रखेंगे, ये मोतियाबिंद होने से भी बचाएंगे, और बहुत सारे कैंसर और समलबाई को भी देखा गया कि फ्री रेडिकल से होते हैं, उनसे बचें। दूसरा प्रमुख कारण मैंने बताया कि चोट के लिए तो मैं यही कहूंगा कि 90% जो आंखों का चोट है बचाव योग्य है, प्रिवेंटेबल है, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इलाज से अच्छा है बचाव। तो बचाव के लिए जैसे कि आप सड़क पे चल रहे हैं तो 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, 4 पहिया वाहन चला रहे हैं या बैठे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और उसमें जो है सीट बेल्ट के साथ साथ जो है प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस लगे हुए होने चाहिए। दूसरा, आंख में अगर कोई फॉरेन बॉडी बाहरी चीज चली जाए, जैसे कि आप नंगी आंख से गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल, कोई कोयले का पत्थर कण गया, तो आप उसको जो है तुरंत आंख से बचाएं। दूसरा, रात्रि में मोटर वाहन को कतई ना चलाएं, और शराब पीकर तो गाड़ी कतई न चलाएं, क्योंकि उस समय दूरी का आभास नहीं हो पाता, शरीर नियंत्रण में नहीं होता है। बच्चों को कभी नुकीली चीज ना दें, चाकू कैंची जैसे खिलौने नुकीले ना दें। साथ में आतिशबाजी से उन्हें दूर रखें, और त्योहार के समय, आतिशबाजी के समय बड़ों का होना उनके साथ आवश्यक है। सुरती खैनी का प्रयोग करने वाले बुजुर्गों से अनुरोध करूंगा कि चूना वाला ट्यूब बच्चों से दूर रखें, अन्यथा आंख में जो है एल्कली बर्न, चूने से नुकसान हो सकता है। प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस समय आप पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए अच्छे क्वालिटी के चश्मे या शीशे का प्रयोग करें। कल कारखाने में काम करने वाले भी सावधानी का विशेष ध्यान दें, अपनी मशीनों का समय समय पर रिपेयर करते रहें। तो इस तरीके से, और कोशिश करें कि जो आपसी प्रद्वंदता है, लड़ाई झगड़ा है, उस पे समय से रिजॉल्व कर लें, जिससे कि मारपीट जनित चोट न लगे। दूसरा, गवर्नमेंट का भी कुछ अहम भूमिका होती है कि फायर आर्म्स का लाइसेंस देने में देखें कि किन लोगों को दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि हम बचा सकते हैं, आंखों की और चेहरे की चोट को भी बचा सकते हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जैसे होता है कि हम डॉक्टर से एक समय अंतराल पर निरंतर मिलते रहते हैं, तो हमारे देश में ये रूटीन जो है अक्सर गड़बड़ा जाता है। हम चिकित्सक के पास तभी जाते हैं जब समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो आंखों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक चिकित्सक से कितने अंतराल पर परामर्श या मुलाकात करते रहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि बहुत अच्छा प्रश्न भी आपका है, और ये मेरे माध्यम से जनमानस को पता भी चले तो ये अच्छी बात है। अक्सर हम लोग इतना व्यस्त हैं कि छोटी मोटी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कि शादी हमारी प्रायोरिटी होगी, गांव में भी देखा जाए तो खेती प्रायोरिटी होगी, बच्चों को अपने एग्जाम प्रायोरिटी में होता है, प्राथमिकता में, लेकिन आंखों पर वो ध्यान ही नहीं देते। मैं तो आपको बताऊं कि बच्चों के आंख में रेटिनोब्लास्टोमा एक नेत्र कैंसर होता है। अभी उसका भी वर्ल्ड लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम 12 से 17 मई को आयोजित किया जाएगा। शुरुआत में वो आंख सफेद बिल्ली की आंख की तरह चमकती हुई दिखती है, लेकिन माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, ये भी नहीं समझते कि मोतियाबिंद है। वो तब आते हैं जब आंख पूरी बाहर निकल आती है और कैंसर ब्रेन में फैल चुका रहता है। तो इसी तरीके से किसी भी, चाहे मोतियाबिंद आवश्यकता से ज्यादा पक जाता है, तब चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। समलबाई, मैंने आपको बताया कि हर 7वां व्यक्ति एक आंख की रोशनी खो देता है, तब डॉक्टर तक आता है। तो मैं ये गंभीरता बता रहा हूं कि अगर आप समय से इलाज नहीं कराने आते, अपने डॉक्टर से नियमित परीक्षण नहीं कराएंगे, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी या समलबाई का आप पहचान नहीं कर सकते। तो अगर 40 साल से अधिक उम्र है तो आप नियमित जो है साल में 1 या 2 बार आंखों की जांच जरूर कराइए, आपको चश्मे का नंबर मिलेगा, चश्मा लगाइए। अगर आप समलबाई या मधुमेह के रोगी हैं, पहचान चिन्हित रोगी हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको हर 3 महीने पे अपना ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कराना चाहिए और दृष्टि पटल का बृहद जांच करानी चाहिए। और उसी तरीके से अगर आपका बच्चा है, बहुत पास से लिखता है, स्कूल में अच्छा लिख नहीं लाता, गलत चीजें लिख के लाता है, टीचर शिकायत करते हैं, तो ये मान के चलिए कि बच्चे को नेत्र परीक्षण की आवश्यकता है, चश्मे की आवश्यकता होगी तो चश्मा लगाना पड़ेगा उसको, या अगर कोई अन्य कारण होगा तो उसको हम लोग पहचान लेंगे, समय से पकड़ लेंगे। डॉक्टर साहब, अंधता निवारण सप्ताह के अवसर पर हम चर्चा कर रहे हैं जी।
तो बहुत सारी समस्याएं आपने ऐसी बताई जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं या जिसमें चिकित्सक की सलाह या उचित इलाज के माध्यम से पुनः अपनी रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। एक अंतिम स्थिति की हम चर्चा करेंगे। यदि व्यक्ति पूरी तरह से नेत्रहीन हो जाता है तो उसकी आंखों में रोशनी आए, क्या ऐसी कोई चिकित्सा पद्धति, कोई ऑपरेशन या ऐसी प्रक्रिया सिर्फ नेत्रदान से संभव है या इसके अलावा भी कोई विकल्प है? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा है और अच्छा भी है। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो किन कारण से दृष्टिहीन है। अगर दोनों आंख में मोतियाबिंद है और पूरा पक गया है तो हम उसका ऑपरेशन कर देंगे, उसको दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन अगर चोट की वजह से नेत्रगोलक फट गया और आंख बैठ गई है तब तो उसमें कोई भी ऐसी सर्जरी, कोई शल्यक्रिया, कोई चिकित्सा नहीं है कि हम उसमें रोशनी प्रदान कर सकें। जो है उसमें बहुत करेंगे तो सुंदरता के लिए आर्टिफिशियल आई फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पूरी तरह से दृष्टिहीन है, दृष्टि पटल विच्छेद की वजह से कि चोट लगी, केवल पर्दा अपनी जगह से घिसक गया, तो रेटिनल डिटैचमेंट की सर्जरी कर दिया जाए तो उसको कुछ हद तक लगभग 60% रोशनी मिल सकती है। लेकिन आपने कहा कि नेत्रदान के उपरांत उसको रोशनी मिल जाए, तो नेत्रदान केवल कार्नियल ब्लाइंडनेस के लिए, जिसमें हमारी आंखों के अग्रभाग जो स्वच्छ पटल होता है, जो कांच की तरह दिखाई पड़ता है, उसमें अगर कोई सफेदी है, फूली है, जिसकी वजह से व्यक्ति दृष्टिहीन है, तो वो हम नेत्र प्रत्यारोपण द्वारा जो है उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मृत व्यक्ति की जो कार्निया होती है वो 6 घंटे तक जो है स्वस्थ होता है, जीवित होता है। उसे तुरंत निकाल लें अगर 6 घंटे के अंदर, तो किसी भी व्यक्ति के आंख में प्रत्यारोपित कर दें जिसकी आंख में फूली है, कार्नियल ओपेसिटी, तो देख सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति की आंख में कार्नियल ओपेसिटी भी है, साथ में पीछे पर्दा क्षतिग्रस्त है, आंख की नस जो है, पर्दे की जो नस है वो सूख गई है, तो उसमें फिर नेत्र प्रत्यारोपण का भी कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। बेहतर है कि हम अपने आंखों की नियमित जांच कराएं और उन्हें सुरक्षित रखें। हाँ, और अगर कहीं कोई हमें उसमें कमी दिख रही है, कोई समस्या दिख रही है, किसी तरह की कोई व्याधि हमें समझ में आ रही है, तो उसका इलाज ओवर द काउंटर जाकर के कोई उसका मेडिकेशन ना करें, चिकित्सक से परामर्श लें और चिकित्सक के परामर्श के बाद उसका उचित इलाज करें। क्योंकि अक्सर लोग गलत नंबर का चश्मा लगाते हैं तो भी आंख तिरछी हो जाती है। तो प्रशिक्षित व्यक्ति से ही आंख की जांच कराएं और अपनी आंख की समस्या अगर छोटी लग रही है तो उसको नजरअंदाज करके बड़ा न बनाएं। नेत्र विशेषज्ञ से मिलें और जैसे पूरे शरीर को स्वस्थ रखते हैं उसी तरह से आंखों को स्वस्थ रखने के लिए भी योगा करें, प्राणायाम करें, अच्छे भोजन का प्रयोग करें और पढ़ने लिखने की अच्छी आदतें बना के रखें। आप लंबे समय तक डिजिटल या मोबाइल पे रहेंगे तो भी आंख को नुकसान होगा, और साथ में अगर आपके भोजन में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है या आप फ्लाइट में चल रहे हैं, चलते ट्रेन में चल रहे हैं, वहां पे पढ़ेंगे तो आपकी आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा, वही स्ट्रेन बाद में आपको दिक्कत करेगा। देखिए, तो डॉक्टर साहब आप आए, आपने समय दिया, हमारे श्रोताओं को अंधता के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एक अवसर देने के लिए और जनमानस को दृष्टिहीनता से अवगत कराने, बचाव के बारे में एक मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।